जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय में अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं को प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्याओं को आप कक्षा 9वीं में ही पढ़ चुके हैं और कक्षा 9वीं के वीडियो में मैंने आपको पूरी संख्या पद्धति को समझाया था, जिसमें हमने सबसे पहले प्राकृत संख्या को समझा, फिर पूर्ण संख्या को समझा, फिर पूर्णांकों को समझा, फिर परिमेय संख्या को समझा। परिमेय संख्या में हमने दशमलव प्रसार को, शांत एवं अशांत आवृत्ति को समझा। उसी के आधार पर हमने अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को समझा, जिसके सहायता से हमने अपरिमेय संख्याओं को समझा। फिर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर के आपकी वास्तविक संख्याएं, उसको हमने समझा। तो कक्षा 9वीं में हम पूरी संख्या पद्धति को समझ चुके थे। अब कक्षा 10वीं में वास्तविक संख्याओं में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, जो कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से संबंधित है। तो यहाँ पर हम कक्षा 10वीं में जो हमारा जो प्रथम अध्याय है, उसमें धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा भाग है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ेंगे? तो हम इसमें पढ़ेंगे कि माना कि कोई संख्या अगर a है, जिसको हम b से विभाजित करते हैं, तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में शेषफल, और साथ में आपको इसका उत्तर भी मिलेगा जो भाग देने पर मिलता है। वो जो शेषफल है वो हमेशा आपके जो भाजक है उससे कम मिलेगा। ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़ेंगे। अब जब आप किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपको एक शेषफल मिलता है, साथ में उत्तर भी मिलता है, जिसको हम क्यू कहते हैं यहाँ पर। और जो शेषफल मिलता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, वो 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। तो 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये हम विभाजन एल्गोरिदम में पढ़ेंगे। वैसे यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिदम है वो कई उसके अनुप्रयोग हैं, लेकिन हम इस अध्याय में उसका मुख्य अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और वो है इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से संबंधित है। और इसके कई और अनुप्रयोग हैं जो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, और वो भी केवल धनात्मक पूर्णांकों से संबंधित। दूसरा महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है, तो किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भाज्य संख्या है, मान लिया कि 12 है, इसको इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3। अब ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, और ये भी अद्वितीय रूप से। अगर इनके क्रमों को ध्यान न दिया जाए तो ये अद्वितीय होंगे, इसके अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड इसके नहीं होंगे। और अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है, इसके आधार पर हम दो महत्वपूर्ण तथ्य और पढ़ेंगे, या दो इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला है अपरिमेयता सिद्ध करने में। तो कक्षा 9वीं में जो हमने अपरिमेय संख्या पढ़ी है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये जो इस प्रकार की जो संख्या है, हम इनकी अपरिमेयता को सिद्ध करने में आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत दशमलव होता है और कब अशांत आवर्ती होता है, ये भी हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से समझेंगे। तो हम आज सबसे पहले प्रारंभ करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और आइए इसको समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब प्रमेयिका क्या होती है? तो ऐसा कोई सिद्धांत या कोई कथन किसी अन्य प्रमेय को या कथन को सिद्ध करने में काम में आता है, तो हम उसे उसकी प्रमेयिका कहेंगे। यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका है, ये कई अन्य कथनों को या सिद्धांतों को, गणितीय सिद्धांतों को या गणितीय नियमों को सिद्ध करने में या हल करने में उपयोग में आती है, इसलिए इसको यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका कहेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अगर हम सरलतम भाषा में समझें
तो यदि कोई संख्या a है जिसको आप भाग देते हैं b से, तो आपको इस a को भाग देने पर एक तो उत्तर मिलेगा जिसे हम q कहेंगे, और साथ ही साथ हमें शेषफल मिलेगा जिसे हम r कहेंगे। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का यह कहती है कि यदि हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो, यदि हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तो इनके लिए अन्य दो धनात्मक पूर्णांक निश्चित रूप से होंगे जिसे हम r और q कहेंगे, जो कि इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं a = bq + r, जहां जो r है वो 0 के से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b मतलब जिससे हम भाग देंगे उससे छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि यदि आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं, मान लिया कि a और b, तो अन्य दो धनात्मक पूर्णांक और निश्चित रूप से होंगे, जिससे कि हम a और b को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a = bq + r। बहुत सरल सी बात है कि आप लोगों ने यह नियम पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। बस यही नियम है ये, जिसको कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय में कहा गया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक हो तब क्या नियम नहीं लगेगा? ये धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों के लिए ही है, लेकिन हमारे कक्षा 10वीं में केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए बात की गई है। अब यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेय का है, ये कई अन्य गणितीय सवालों को हल करने में, कथनों को हल करने में काम में आती है, लेकिन हम यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेय का है वो केवल यहाँ पर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलेंगे महत्तम समापवर्त ज्ञात करने में इसका उपयोग करेंगे। तो जब हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं, तब यही इस नाम से जानी जाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के नाम से जानी जाती है। इसलिए कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी वैसी की वैसी है जो वैसा का वैसी सूत्र है, और जब हम इसको एल्गोरिदम के रूप में प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तब भी वहाँ सूत्र एक जैसा ही है। फिर ये अलग अलग नाम क्यों हैं? तो ये नाम इसलिए अलग अलग है कि जब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका उपयोग बहुत सारी जगह होता है, लेकिन जब हम इसकी सहायता से केवल HCF ज्ञात करने में करते हैं, तब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के नाम से जानी जाती है उस जगह पर। अब इसकी ज़रूरत कहाँ और कैसे पड़ी, क्यों इस एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, ऐसी कौन सी हमारी दिनचर्या की समस्या है जिसका समाधान होता है, तो आइए हम इसको समझते हैं। एक उदाहरण जो कि हमारे दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उसका भी फार्मूला वही है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का कहाँ उपयोग होता है, ये हमारी कौन सी समस्याओं का समाधान करने में इसका उपयोग होता है। तो आइए मान लीजिए कि मेरे पास एक हॉल है जिसकी साइज है 9 मीटर और 24 मीटर। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस हॉल में कौन सी बड़ी से बड़ी साइज की वर्गाकार टाइल्स लगा सकता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस हॉल में बड़ी से बड़ी साइज की वर्गाकार टाइल्स किस साइज की लगाई जा सकती है। अब आप कहेंगे सर 1 बाय 1 की वर्गाकार टाइल्स लगा लें तो पूरे में लग जाएगी। नहीं, मैं अधिकतम बड़ी से बड़ी साइज, तो हम सीधे नहीं जा सकते। इस समस्या के समाधान से ही यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिदम है उसका अनुप्रयोग आता है। अब मैं बड़ी से बड़ी साइज 24 बाय 24 की टाइल्स तो नहीं लगा सकता, क्योंकि 24 लंबाई में तो आ जाएगी लेकिन चौड़ाई में ये हाल से बाहर जाएगी। लेकिन मैं 9 बाय 9 की टाइल्स लगाने का प्रयास कर सकता हूँ। तो हम पहला प्रयास ये करेंगे कि जो 24 एक नंबर है, इसमें अगर मैं
9x9 की टाइल्स लगाता हूँ तो अधिकतम कितनी टाइल्स लग सकती है? तो 9x9 की लगाने से ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 18 और 9 × 27 ज़्यादा हो जाएगा। ये भी आपकी 9, ये भी 9x9, ये 9x9, 9। अब 9 और 9 18 तो यहाँ तक हो गया, तो ये कितना बचा? तो ये बचा मेरे पास 6 मीटर। अर्थात अगर मैं पहली बार में 24 में 9 से भाग देता हूँ तो मुझे मिलता है 9 दूनी 18, लेकिन साथ में इतना शेषफल मिलता है और अभी ये वाला भाग खाली रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 9x9 की टाइल्स लग गई, यहाँ 9x9 की यहाँ नहीं लग पाएगी क्योंकि यहाँ पर 6 मीटर ही लंबाई है। कोई बात नहीं। अब ये 6 है, ये 9 है, तो मैं अब इसमें प्रयास करता हूँ कि इसमें वर्गाकार टाइल्स कौन सी साइज़ की लगेगी। तो अब मेरे पास दो साइज़ है, 9 और 6। तो सेकंड स्टेप में हम 9 मीटर में 6 मीटर की हम साइज़ अगर की टाइल्स लेते हैं, 6x6, 6x6। अब ये 6 हो गया तो यहाँ 3 बच गया, अर्थात मैं 9 को लिख सकता हूँ, एक टाइल्स लग रही है 6 × 6 और शेषफल बच रहा है 3। दूसरी स्टेप में भी अभी पूरे हाल में टाइल्स नहीं लग रही है। अब मेरे पास साइज बच रही है 6 और 3 की। तो अब मैं 6x6 की टाइल्स नहीं लगा सकता, लेकिन 3x3 की लगा सकता हूं। तो 3x3 की एक टाइल्स लग जाएगी। अब मेरे पास फिर 3 साइज बची, क्योंकि यहां तक 3 हो गया, तो 3x3 की एक और टाइल्स लग गई। अब आप देखेंगे कि 3x3 की टाइल्स लगाने पर मेरे पास कोई जगह खाली नहीं बचती है, अर्थात अगर 6 और 3 की जो साइज़ थी इसमें 2 टाइल्स लग रही, 1 और 2, और अब मेरे पास कोई साइज़ रिक्त नहीं है। अब जब कोई साइज़ रिक्त नहीं है, अर्थात जब मेरा शेषफल 0 आ जाता है, वही मेरा लिए सबसे बड़ी साइज़ की टाइल्स है। मतलब 3x3 की साइज़ अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो सबसे बड़ी साइज़ की वर्गाकार टाइल्स बिल्कुल सही बैठेगी। अर्थात मेरा इन संख्याओं का जो HCF है, महत्तम समापवर्त है, वो हो गया 3। ऐसा हम एक एग्जाम्पल और लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो एक हॉल है मेरे पास जिसकी लंबाई है 65 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर, और मैं इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना चाहता हूं, और वर्गाकार टाइल्स भी जो सबसे बड़ी साइज़ की, उससे बड़ी साइज़ की फिर वर्गाकार टाइल्स इसमें पूरी तरह से नहीं आ सकती। ऐसी टाइल जो सबसे बड़ी साइज़ की। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स कौन सी लगेगी। तो अभी मेरे पास 2 साइज़ है, लंबाई में 65 मीटर है, चौड़ाई में 25 मीटर है। हमारे पास 2 नंबर है। अब 65x65 की टाइल्स नहीं लग सकता क्योंकि बाहर जाएगी, क्योंकि इधर चौड़ाई 25 मीटर है। लेकिन 25x25 की टाइल्स हम पहले लगा करके देखें, सबसे बड़ी साइज यही होगी। तो कितनी जगह घेरती है? तो 25 अगर एक बार लगाता हूं तो ये 25 हो गया, एक और टाइल्स आ जाएगी तो ये हो गया 50। 25 की एक टाइल्स, 25 की एक टाइल्स, ये वर्गाकार, मतलब 2 टाइल्स तो लगेगी, ये 2 टाइल्स हो गई। लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास 25 और 25 50, तो 15 मीटर की जगह इधर बचती है और इधर तो 25 है ही। अब 15 मीटर जगह बचती, तो ये मेरे पास हो गया शेषफल। अब यहाँ 25x25 की टाइल्स नहीं आ सकती क्योंकि 15 मीटर जगह छोटी पड़ रही है। इसका मतलब 25x25 की टाइल्स नहीं लगेगी। तो हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड स्टेप में जाएंगे। अब मेरे पास 25 और 15 की साइज है। अब 25x25 की तो नहीं लग सकती, लेकिन 15x15 की टाइल्स लग सकती है। तो 15x15 की टाइल्स में ये 15 यहाँ आ गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 15, लेकिन 15 और ये 25 पूरा था तो यहाँ बचेगा केवल 10। मतलब 15x15 की एक टाइल्स लग सकती है, लेकिन 10 बच जाएगा। इसका मतलब यह है कि 15x15 की भी टाइल्स नहीं लगेगी। अब ये 10 है, इधर 15 है, ये 10 है और इधर 15 है, तो 10x10 की टाइल्स लग सकती हैं। तो ये 10x10 की टाइल्स लगाई, ये 10, ये 10, ये 10, तो यहाँ से यहाँ तक 15 था, यहाँ से यहाँ तक 15 था, तो ये बच गया 5, ये 15 है यहाँ से यहाँ तक।
10 यहाँ 10x10 की टाइल्स। तो जब हमारे पास 15 था तो 10x10 की एक टाइल्स ही काम में आएगी और मेरे पास 5 की साइज बच जाएगी, मतलब 10x10 की टाइल्स भी नहीं लगेगी। अब ये 5 है और इधर 10 है, तो 5x5 की एक टाइल्स और 5x5 की एक और टाइल्स। तो जब मेरे पास 10 साइज है तो 5x5 की एक और 5x5 की एक और रिमाइंडर 0। अब कोई जगह खाली नहीं बची। चौथी स्टेप में मैं जा पाया कि 5x5 की सबसे बड़ी साइज की जो टाइल्स है वो यहाँ लग सकती है, अर्थात इस पूरे में जो सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स लगेगी वो 5x5 की लगेगी। इस विभाज्यता के नियम से ही हम यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं इस तरह से, जब तक कि उसका शेषफल 0 ना आ जाए, और जैसे ही शेषफल 0 आता है तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है वो संख्या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्ती होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग हम यहाँ पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में करते हैं, और वो इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप में जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इस पाठ का, इस अध्याय का आज परिचय करवाया, जिसमें विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन प्रमेय को हम आगे देखेंगे, आधारभूत प्रमेय को अंकगणित की, और साथ में हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को समझा, और विभाजन एल्गोरिदम में क्या अंतर है उसको समझा, और विभाजन एल्गोरिदम का क्या उपयोग है, क्यों उसका महत्तम समापवर्तक निकालने में उसका उपयोग किया था और कैसे किया था, और ये चीज़ कहाँ से आई, और इसने हमारी कौन सी समस्या का समाधान किया। तो इस तरह से समाधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसी तरह से आपकी जो एक प्रश्नावली 1.1 है उसका जो सवाल का जो हल है वो इसी प्रकार से है, लेकिन हम उसको सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।